एक वक्त था जब 80 के दशक में इंडिया और चाइना लगभग हर मामले में बराबर हुआ करते थे, फिर चाहे वो इकोनॉमी हो या फिर इनोवेशन। आज तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। 1991 में इंडिया और चाइना की जीडीपी लगभग बराबर हुआ करती थी, पर आज चाइना की जीडीपी पर कैपिटा इंडिया से 5 गुना ज्यादा है। आज इंडिया में पर कैपिटा रैंकिंग में चाइना की रैंक 70 है और इंडिया की 141। हंगर इंडेक्स में हमारी रैंक 105 है, जबकि चाइना इस इंडेक्स में टॉप पोजीशन पर बैठा हुआ है। इनोवेशन इंडेक्स में चाइना हमसे बहुत आगे निकल चुका है। ओलंपिक मेडल्स की बात करें तो वहां भी चाइना ने हमें बहुत बड़े मार्जिन से पीछे किया हुआ है। पेरिस ओलंपिक में चाइना ने 40 गोल्ड मेडल जीते और रैंकिंग में वो यूएस के बाद सेकंड पोजीशन पर बैठा हुआ है। और हम कहां हैं आप खुद देख सकते हैं। एक वक्त था जब देश में क्विट इंडिया मूवमेंट महात्मा गांधी की मौजूदगी में चला था और एक बार फिर क्विट इंडिया मूवमेंट पार्ट 2 आज चल रहा है, जहां बड़े पैमाने पर माइग्रेशन चल रहा है। लेकिन इस माइग्रेशन की वजह क्या है? आखिर क्यों हर साल लाखों लोग अपनी मदरलैंड को छोड़कर अजनबियों के बीच जाकर बस रहे हैं, उन देशों में जाकर बसना चाहते हैं जहां ना तो उनकी जुबान है ना ही उनका कल्चर। और ये सब तब है जब हमें बार बार सुनने को मिलता है कि इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और जल्दी ही 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है। ऐसे में इतने सारे लोगों के देश छोड़ने के पीछे वजह क्या है? साल 2024 में खबर आई कि विराट और अनुष्का देश छोड़ रहे हैं। इस पर सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि ये सही है, तो कुछ लोगों ने इसे गलत बताया। हेनले एंड पार्टनर्स की एक रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ कि साल 2024 के आखिर तक 4300 करोड़पति भारत की नागरिकता छोड़ सकते हैं या छोड़ चुके हैं। आंकड़ों को देखें तो 2023 में 5100 करोड़पतियों ने देश को छोड़ दिया था। हर साल हजारों मिलेनियर इंडिया छोड़कर विदेशों में मूव कर रहे हैं। इंडिया से हर साल लाखों स्टूडेंट स्टडी के लिए बाहर जाते तो हैं, इनमें से ज्यादातर कभी वापस लौटकर नहीं आते। 2022 में जहां 97,000 स्टूडेंट बाहर पढ़ रहे थे, वहीं 2024 में आंकड़ा 1,35,000 तक पहुंच गया। इसके साथ ही हर साल इंडिया से हजारों लोग इलीगल तरीकों से यूएस और कनाडा जा रहे हैं। 2022 से 2023 के बीच सिर्फ एक साल में 97,000 इंडियंस को यूएस में इलीगली बॉर्डर क्रॉस करते हुए पकड़ा गया था। एजेंसीज ये बताती हैं कि अगर 10 लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो उनमें से केवल 1 या 2 ही पकड़ में आ पाते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंडिया से एक बड़े मास्क स्केल पर माइग्रेशन का एक अंदरूनी खेल चल रहा है। इस माइग्रेशन का सबसे पहला रीजन है विदेशों में मिलने वाला बेहतर वर्क कल्चर, बेहतरीन क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि इंडिया से ज्यादातर लोग बेहतर रोजगार की तलाश में ही बाहर जाते हैं। इंडिया में एक अच्छी जॉब पाना या कोई बिजनेस एस्टेब्लिश करना एक बड़ा टास्क बन चुका है। आंकड़े ये बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में बेरोजगारी तेजी से बढ़ी है और पिछले 2 सालों की बात करें तो ये अपने हाई लेवल पर है। साल 2024 में आईआईटी का ओवरऑल प्लेसमेंट रेट 62% रहा, यानी 38% लोगों को प्लेसमेंट नहीं मिल पाया। वहीं बात अगर इंडिया के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज की करें तो यहाँ 61% स्टूडेंट अनएम्प्लॉयड ही रह गए। इस तरह अगर बिजनेस की बात की जाए तो यहाँ इंडिया में 90% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं और किसी तरह कोई स्टेबल जॉब तक पहुँच पाते हैं तो वो लोग भी बड़े परेशान हैं, क्योंकि आपको टॉक्सिक वर्क कल्चर, महंगाई और टैक्सेस की मार झेलनी पड़ती है। इंडिया में वर्क कल्चर इतना खराब है कि आए दिन एम्प्लॉयज के सुसाइड करने की खबरें मिलती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में लेबर लॉज नहीं है, मगर उन्हें सही से इम्प्लीमेंट कराने की कोई पॉलिसी अब तक नहीं है। और जब इस जॉब में सब कुछ ठीक होता है तो आती है बात निर्मला जी की, यानी टैक्स की। जी हाँ, देश छोड़ने के पीछे सबसे बड़ा रीजन यहाँ का टैक्स स्ट्रक्चर माना जाता है, जो किसी कीड़े की तरह आपकी कमाई को चूसता रहता है। मतलब ये कि अगर आप साल का 15 लाख से ज्यादा कमाते हैं तो आपकी उस कमाई का 30% सरकार टैक्स के रूप में आपसे ले लेगी। अगर आप किसी मेट्रो सिटी में रहते हैं तो मेट्रो सिटी के हिसाब से ये इतनी भी ज्यादा रकम नहीं है। आप इसमें कोई लग्जरी लाइफ मेंटेन नहीं कर पाएंगे। इस इनकम में से टैक्स भरने के बाद जो बचेगा उससे आपके खर्चे ही पूरे हो सकते हैं। मेट्रो सिटीज में एक घर अगर आप रेंट पर लेते हैं तो उसका किराया 25 से 30 हजार बैठता है। इसके बाद बिजली का बिल, घर के खर्चे, बच्चों की स्कूल फीस और गाड़ी अगर फ्यूल है और उसका EMI अगर आप मिलाएं तो महीने में कुछ ही आप बचा पाते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत इसमें से बचा भी लेते हैं तो उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ता है। देश के डेवलपमेंट के लिए टैक्स बेहद जरूरी है, लेकिन समस्या असल में तब आती है जब लोग देखते हैं कि इतना टैक्स भरने के बाद भी उन्हें बदले में सरकार से यानी रिटर्न के तौर पर क्या मिल रहा है। क्या उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन मिल रही है? क्या उन्हें फ्री हेल्थ फैसिलिटीज मिल रही हैं? क्या उन्हें अच्छे रोड्स और हेल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है? शायद नहीं।
कहने को तो फ्री एजुकेशन के नाम पर हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और फ्री हेल्थ फैसिलिटी के नाम पर हमारे पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं, लेकिन दोनों की असल में हालत क्या है वो सभी जानते हैं। वहीं प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की फीस कितनी ज्यादा होती है ये भी किसी से छिपा नहीं है। मेट्रो सिटीज को लेकर अगर बात करें तो यहाँ पर अच्छे स्कूल की फीस 10,000 से 15,000 रुपए मंथ होती है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट का और ट्यूशन का खर्चा अलग होता है। वहीं बात अगर हॉस्पिटल्स की करें तो यहाँ पर अगर कोई एडमिट हो जाए तो कुछ ही दिनों में उसका बिल लाखों तक पहुंच जाता है। तमाम लोग लंबी बीमारियों के चलते अपनी सारी जमा पूंजी अपने इलाजों में प्राइवेट हॉस्पिटल में गंवा देते हैं और सरकार से उन्हें कोई हेल्प कभी नहीं मिलती। रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इन पर चलने के लिए भी आपसे अच्छा खासा टोल वसूला जाता है। सरकार आपसे रोड टैक्स के नाम पर अच्छा खासा अमाउंट ले लेती है जो कि कार की कीमत का तकरीबन 20% तक हो सकता है। उसके बाद जब आप उस कार को हाईवे पर लेकर जाते हैं तो फिर आपको दोबारा टैक्स भरना पड़ता है। तो कुल मिलाकर इंडिया में एक एवरेज टैक्स पेयर खुद को ठगा हुआ महसूस करता है, क्योंकि जितना वो देता है उसके बदले में उसे कुछ भी नहीं मिलता। जबकि जो लोग इंडिया से मूव करके बाहर रहते हैं उन्हें इतना ही टैक्स देने के बदले बहुत सारी चीजें मिलती हैं। फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ फैसिलिटीज, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, सेफ एनवायरनमेंट, तमाम ऐसी चीजें जो हमें इंडिया में नहीं मिल पाती। आप किसी भी बड़े शहर में जाके देखें तो दो चीजें आपको यहाँ मिलेंगी, पहला हैवी ट्रैफिक और दूसरा हैवी पॉल्यूशन। इंडिया के लगभग सभी मेजर सिटीज में एयर पॉल्यूशन का लेवल सेफ लेवल से ऊपर ही होता है। इंडिया के पूरे नॉर्दर्न पार्ट में साल के ज्यादातर वक्त में एयर पॉल्यूशन अपने हाई लेवल पर होता है। इसके अलावा दुनिया के मोस्ट पॉल्यूटेड टॉप 50 में ज्यादातर शहर इंडिया के हैं। पानी की बात करें तो कहने को तो 95% आबादी को साफ पानी मुमकिन मिल जाता है, पर हकीकत यह है कि पानी पीने लायक नहीं है। आज घर घर में आरओ लगे हुए हैं, जिनके यहाँ आरओ नहीं है उन्हें बाहर से बोतल खरीदनी पड़ती है। मगर मजे की बात यह है कि यहाँ गवर्नमेंट आपसे वाटर टैक्स लेना कभी नहीं भूलती, जबकि दुनिया के तमाम देशों में आपके घर के टैप में जो पानी आता है वो पीने योग्य होता है। हमारे देश की एक और बड़ी परेशानी जो लोगों को देश छोड़ने पर मजबूर कर रही है वो है हमारे देश का लॉ सिस्टम। अगर आपका कभी इससे सामना नहीं हुआ तो आपको शुक्र अदा करना चाहिए और साथ ही दुआ भी करनी चाहिए कि आपको कभी इसका सामना ना ही करना पड़े तो बेहतर है, क्योंकि इस जस्टिस को पाने के पूरे प्रोसेस में जो कुछ लोगों को झेलना पड़ता है उससे उन्हें अपने साथ हुआ जुल्म आसान लगने लगता है। पहले स्टेप से ये सिस्टम हैरेस करना शुरू कर देता है। अगर आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है तो इसकी रिपोर्ट तक लिखाने में आपको मशक्कतें करनी पड़ती हैं। अगर लिखी भी जाती है आपकी रिपोर्ट तो फिर उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। लीगल प्रोसेस इतना सुस्त और थका देता है कि केस सालों तक चलता रहता है। कई बार तो लोग इंसाफ के इंतजार में ही दम तोड़ जाते हैं। इसके साथ ही देश में चलने वाली घटिया पॉलिटिक्स और करप्शन अपने आप में एक बड़ी परेशानी है जो मिडिल क्लास को चूसती रहती है और पूंजीपतियों की झोली को भरती रहती है। साल 2022 में पब्लिश हुई वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट में इंडिया को दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल किया गया जो कि इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी में टॉप पर है। ये रिपोर्ट बताती है कि इंडिया में ये इनइक्वालिटी लगातार बढ़ती जा रही है, यानी अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और ज्यादा दिन ब दिन गरीब हो रहा है। कई बार तो ऐसा भी महसूस होता है कि इंडिया में सरकारों ने जानबूझकर ऐसी पॉलिसीज बनाई हैं जहां पावर कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में ही बनी रहे। सरकार वक्त रहते ये समझ चुकी थी कि अगर पढ़ लिख जाएंगे लोग सभी तो फिर उन्हें भेड़ बकरियों की तरह हाँका नहीं जा सकेगा, उनकी मजबूरियों का फायदा उठाकर उनका शोषण नहीं किया जा सकेगा। जिस तरह हमें जाति धर्म की राजनीति में उलझाया जाता है और फ्री स्कीम्स का लालच दिया जाता है, उससे आसानी से वोट हासिल किया जा सकता है। बेवजह के मुद्दों में यही जनता को उलझाया जाता है। कोई हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें कर रहा है तो कोई मस्जिद के नीचे मंदिर को ढूंढ रहा है। कम्युनल हेड रेट को खुलेआम बढ़ावा दिया जा रहा है, मगर एजुकेशन, हेल्थ, इनोवेशन पर कोई ध्यान अब तक नहीं दे रहा। क्या ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं कि इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा? इन तमाम हालात के चलते ये लोगों को अपने देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है और विदेशों में शरण लेनी पड़ रही है। विदेशों में शिफ्ट होने के बाद लोगों को साफ पानी मिल रहा है, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, साथ ही उन्हें अपने पे किए हुए टैक्स के बदले बहुत सहूलतें मिल रही हैं। उन्हें वहाँ अपने और अपने बच्चों के लिए एक बेहतर फ्यूचर दिखाई देता है, तो वो क्यों ना इंडिया से मूव कर जाए। इंडिया को छोड़ने में उनका तो फायदा हो जाता है, लेकिन उनके इंडिया छोड़ने से किसी को नुकसान होता है तो वो लोग जो इंडिया में फिलहाल रह रहे हैं। क्योंकि अगर ये माइग्रेशन इसी तरह से चलता रहा तो हम आने वाले वक्त में ना केवल बहुत सारा टैलेंट लूज करने वाले हैं, बल्कि इससे इंडिया की ग्रोथ पर भी काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अगर इस माइग्रेशन को रोकना है तो गवर्नमेंट को कुछ सीरियस फैसले लेने होंगे जो शायद ही सरकार ले, क्योंकि ये सरकार हो या पुरानी सरकार, सत्ता की कुर्सी पर बैठकर सभी राजनेता घी पीकर सो जाते हैं।
खैर, ये थे वो कुछ रीजन जो मुझे समझ आते हैं कि आखिर क्विट इंडिया पार्ट 2 इस तेजी के साथ क्यों ग्रो कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या है रीजन इसके पीछे, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर होगी मुलाकात आपसे इसी तरह के वीडियो में। दीजिए इजाजत, नमस्कार।